ऑनलाइन ऑडिबल है? ऑडिबल टू एवरीवन? तो फर्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टूरिज्म सेक्टर। तो टूरिज्म सेक्टर में सबसे पहली बात, इसके अंदर आपको या तो जनरलाइज्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, कि टूरिज्म की चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं इस चीज़ के अंदर, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि जो इसके अंदर डाइवर्सिटी आप उसे हाईलाइट कीजिए। कोई बता सकता है टूरिज्म सेक्टर के अंदर क्या डाइवर्सिटी है, कौन कौन के टाइप्स की जो टूरिज्म है वो एग्जिस्ट करती है बेसिकली? कल्चरल टूरिज्म की बात कर सकते हो आप, उसके अलावा मेडिकल टूरिज्म है आपके पास, रिलीजियस टूरिज्म भी है आपके पास, नया ट्रेंड भी चला है दैट इज कॉल्ड एज रूरल टूरिज्म, कुछ और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, बिल्कुल सही है। देन देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज म्यूजिक टूरिज्म, ठीक है। तो इनके ऊपर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, कि आपको जैसे कि रूरल टूरिज्म है, ठीक है, इंडिया इस चीज़ के ऊपर स्मार्ट विलेजेस के कंटेक्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस क्रिएट कर रहा है, तो इसके बारे में कुछ इसकी एडवांटेजेस या इसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे जो एड्रेस करेंगे सेक्टर के अंदर बेसिकली टूरिज्म सेक्टर, उसकी डाइवर्सिटी क्या है, फिर उसके बाद आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इस चीज़ के अंदर, इस सेक्टर के ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ कौन कौन से हैं, और फिर इस चीज़ सेक्टर के अंदर चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड साइंस, रोड टूरिज्म भी की बात कर सकते हो आप। सब हेडिंग डालिए टूरिज्म सेक्टर। किस पेपर के अंदर आता है ये, किस कौन से पेपर का पार्ट है? जीएस 3 के अंदर किसका पार्ट है? इकोनॉमी। तो लिखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे एक, राइट। इंडिया इज होम टू, इंडिया इज होम टू, इंडिया इज होम टू rich and diverse cultural heritage. India is home to rich and diverse cultural heritage with historical monuments, with historical monuments, right, which has encouraged, which has encouraged tourism, tourism in India, which has encouraged tourism in India, right। इसके साथ ही लिखो टुडे, टुडे tourism sector, tourism sector is not only synonymous, today tourism sector is not only synonymous with cultural and religious tourism, with cultural and religious tourism, but its scope, but its scope has expanded, but its scope has expanded to new areas, but its scope has expanded to new areas। हाइफन डाल के लिख लो, जैसे कि सबसे पहले लिखो एडवेंचर एंड इको टूरिज्म, एडवेंचर एंड इको टूरिज्म। इसकी कोई एग्जांपल दे सकता है एडवेंचर एंड इको टूरिज्म की? राफ्टिंग दे सकते हो आप, सबसे जिम कॉर्बेट इज द मोस्ट रेलिवेंट एग्जांपल हेयर। इसके साथ आप और लिख लो स्पिरिचुअल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म। इसकी एग्जांपल क्या है? योगा प्रैक्टिसेस, स्पेस स्पेसिफिक, धर्मशाला की एग्जांपल लिख सकते हो आप, ऋषिकेश की एग्जांपल लिख सकते हो, स्पिरिचुअल टूरिज्म। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट वन, राइट, स्पेस टूरिज्म, स्पेस टूरिज्म, स्पेस SPACE,
स्पेस टूरिज्म, बता सकता है कोई कैसे? वर्चुअल रियलिटी का जमाना है, तो इसरो क्या कर रहा है बेसिकली, इट इज प्लानिंग के जो आपको वर्चुअल रियलिटी टूर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस एंड एक्टिविटीज, सो इट इज लिंक्ड विद द एक्सपेंशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साथ में आप और लिख सकते हो मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म कॉमा रूरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म कॉमा रूरल टूरिज्म। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, इंडियाज टूरिज्म, इंडियाज टूरिज्म is ranked at 7th position. India's tourism is ranked at 7th position in terms of its contribution, in terms of its contribution to world GDP, to world GDP, in world travel, in world travel and tourism council's report, in world travel and tourism council's report. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, एक लाइन लिखो, टूरिज्म इंडस्ट्री इन द ईयर 2017, tourism industry in the year 2017 contributed 9.4% of the GDP, contributed 9.4% of the GDP and generated 8% of the total employment, and generated 8% of the total employment. अब आप एक सब हेडिंग डालेंगे, हाउ टूरिज्म कैन कंट्रीब्यूट टू इंक्लूसिव ग्रोथ, हाउ टूरिज्म कैन कंट्रीब्यूट टू इंक्लूसिव ग्रोथ। बताओ कैसे कर सकता है? लोकल पीपल, सबसे पहले तो आप किस चीज की बात कर सकते हो, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद और कैसे करता है, कैसे, एक एक करके, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, सेकंड थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल मार्केट, चलो ये भी मान लिया, क्या नॉर्थ ईस्ट, चलो लोकल मार्केट के साथ अटैच कर दोगे आप इस पॉइंट। और टर्म मैंने आपको स्पेसिफिकली हेडिंग के अंदर क्या लिखवाया है, इंक्लूसिव ग्रोथ। व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ? सबसे पहले सभी टाइप के सेक्शंस को इंक्लूड कर रही है, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे बड़ा जो इंपैक्ट है दैट इज अपॉन वुमेन एम्पावरमेंट। इसके अलावा और इंक्लूसिव ग्रोथ, अगर मैं रूरल टूरिज्म की बात कर रहा हूं तो रूरल टूरिज्म किसको सबसे ज्यादा डेवलप करवाएगी, आर्टिफैक्ट्स, वो भी वुमेन के साथ आ जाएगा। एग्रीकल्चर भी डेवलप होगा उस चीज के साथ। अगर मेडिकल टूरिज्म है, ठीक है, या रोड टूरिज्म है, जैसे गोल्डन ट्रायंगल वगैरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस चीज के साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर बढ़ेगा। सो अलाइड जो इंडस्ट्री है, बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, उन चीजों के ऊपर भी इम्पैक्ट क्रिएट होगा। और सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का काम क्या है कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी, और इनकम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली आपकी जीडीपी भी बढ़ेगी। तो लिखेंगे 3-4 पॉइंट्स इस चीज के लिए। सबसे पहला लिखिए, पोटेंशियल टू ग्रो एट अ हाई रेट, potential to grow at a high rate, potential to grow at a high rate and ensure development of infrastructure, and ensure development of the infrastructure। दूसरा पॉइंट लिखो,
provides employment opportunities, provides employment opportunities for both skilled and unskilled workers, for both skilled and unskilled workers. Unskilled workers. Next point लिखो, it provides more benefits for women employment. It provides more benefits for women employment. Next लिखो, it has a potential, it has a potential to stimulate other factors, to stimulate other factors through its forward and backward linkages, stimulate other sectors through its forward and backward linkages with other sectors, with other sectors like agriculture, agriculture, comma manufacturing, manufacturing, comma hospitality, hospitality, digital banking, digital banking, etc., etc., banking, etc. एक और पॉइंट लिखूं, tourism sector, tourism sector is estimated to create, tourism sector is estimated to create 78 jobs, 78 jobs per million rupees, 78 jobs per million rupees compared to 45 jobs, 45 jobs per million rupees in the manufacturing sector, per million rupees in the manufacturing sector. नेक्स्ट सब हेडिंग डालिए एक, दैट इज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ, ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ फॉर टूरिज्म इन इंडिया, ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ फॉर टूरिज्म इन इंडिया। तो क्यों लगता है आपको कि बेसिकली टूरिज्म आजकल के टाइम के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस में है, क्यों? अगर मैं बोलूं आपको कि बेसिकली इफ यू कंपेयर इट विद योर प्रीवियस जनरेशंस, ठीक है, तो क्या वो लोग इतना घूमते फिरते थे जितना आप लोग घूमते हो? तो फिर क्यों ऐसा? चेंज इन कौन से ट्रेंड्स? तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो पैसे चाहिए, तो सबसे पहले क्या है? ग्रोथ इन इनकम, बाकी सारी चीजें तो बाद में है। अब दूसरा पॉइंट बताओ क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? दैट इज कनेक्टिविटी, और लाइफस्टाइल इनकम के साथ आ गया वो। इसके अलावा तो सही बात है, आप करोगे इस चीज के अंदर कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और ऊपर से सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्या है? दैट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो गवर्नमेंट की इंसेंटिवाइजेशन है विद रिस्पेक्ट टू द टूरिज्म सेक्टर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हेरिटेज स्कीम्स हैं आपके पास, या कुछ गोल्डन ट्रायंगल है बेसिकली, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने टूरिज्म सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने के लिए करी हैं। तो लोगों, गवर्नमेंट, अगर इन पॉइंट्स को देखोगे आप, तो इनके अंदर डिमांड और सप्लाई कंटेक्स्ट है। डिमांड बेसिकली कौन जनरेट करवा रही है? आपकी इनकम। और सप्लाई कहां से जनरेट हो रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी मेकिंग से। तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट क्या है? राइज इन इनकम एंड चेंजिंग डेमोग्राफिक्स, राइज इन इनकम एंड चेंजिंग डेमोग्राफिक्स। इसके साथ हाइफन डाल के लिख लो, राइजिंग अफोर्डेबिलिटी, राइजिंग अफोर्डेबिलिटी
is the main driver of domestic tourism in India. Rising affordability is the main driver of domestic tourism in India. दूसरा लिखो अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, देखिए हमने पहले भी स्कोप लिखा है, पहले के टाइम पे एक ही चीज चलती थी, दैट इज कॉल्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल टूरिज्म। तो बेसिकली बच्चों को बोलो तो बोल रहे हैं कि यहाँ तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। आजकल के टाइम के अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा है, मेडिकल तो चलो नहीं करेंगे, इको टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, रोड टूरिज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेस टूरिज्म है। तो डाइवर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से भी क्या क्रिएट हो रही है, डिमांड। तो लिखिए इसके साथ, इंडिया हैज diverse India has diverse range of tourism products such as rural, adventure, wildlife, space, etc. नेक्स्ट लिखो पॉलिसी सपोर्ट, लिखो इसके साथ, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड नेशनल पॉलिसी ऑन टूरिज्म, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड नेशनल पॉलिसी ऑन टूरिज्म एंड many schemes, हाइफन डाल के लिख लो, आपके प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ोगे आप इन सभी चीजों को, हाइफन डाल के लिखो, स्वदेश दर्शन स्कीम, स्वदेश SWADESH, स्वदेश दर्शन स्कीम, कॉमा प्रसाद स्कीम, प्रसाद PRASHAD, प्रसाद स्कीम, कॉमा डाल के लिखो, अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट, एक और लिखो, हृदय स्कीम, एटसेट्रा। अब लिखो चैलेंजेस, हेडिंग डालो, सब हेडिंग एक, चैलेंजेस। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए, डैमेज, और सबसे ये भी है, लेकिन प्राइमरी सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके पास क्या है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा अब बताओ, नहीं वो इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, सबसे सेकंड इशू है दैट इज प्रमोशन एंड मार्केटिंग। सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट सभी को पता ही है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि यू रैंक इवन बिलो सऊदी अरेबिया, डिस्पाइट सऊदी अरेबिया के पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है एक डेजर्ट के अलावा, एंड इट इज ऑल्सो अ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स कंट्री, लेकिन आप सॉफ्ट पावर के कंटेक्स्ट में उससे भी नीचे रैंक कर रहे हो। तो इट मीन्स देयर आर सम सीरियस इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द प्रमोशन एंड मार्केटिंग। और बताओ, सेफ्टी लिख सकते हो आप, चलो ये भी आ गया आपका, सेफ्टी को हम लिंक कर देंगे आपका लॉ एंड ऑर्डर के साथ। और बताओ क्या सबसे बड़ा इशू है, लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा इशू नहीं है, क्या स्टार्टअप इनिशिएटिव नहीं, सबसे बड़ा इशू, अरे भाई अगर देखो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ टूरिस्ट, आपका जो वीजा प्रोसेस है इट इज वेरी कम्बरसम। सॉफ्ट पावर है बेसिकली, आप किसी देश के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप उनके साथ लड़ाई कर लो, अगर आप जीत गए तो आपकी बात मानेंगे वो,
यहाँ आप क्या कर सकते हो कि लड़ाई करे बगैर आप उनको इन्फ्लुएंस कर सको, ठीक है। तो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर। तो जो बेसिकली अगर आपके साथ किसी के रिलेशन अच्छे हैं तो वो आपकी बात ज्यादा अच्छे से मानेगा। तो जैसे वेस्ट का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर का एंगल क्या है, दैट इज हॉलीवुड, ठीक है, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर, तो वो सॉफ्ट पावर, ठीक है। एंट्री एग्जिट वीजा प्रोसेस क्या है, बहुत ज्यादा कम्बरसम। और एट लास्ट जो इन्होंने बताया था दैट इज विद रिस्पेक्ट टू स्किल्स, लेकिन किसके अंदर, टूरिज्म को चलाने के साथ लिए सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा चाहिए आपको, किसके अंदर एफिशिएंसी चाहिए, हॉस्पिटैलिटी। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर आपकी स्किल्स जो मैन पावर है दैट डज नॉट एग्जिस्ट। और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं दे आर आल्सो बेसिकली वेरी आइसोलेटेड। कोई होलिस्टिक 2002 में नेशनल पॉलिसी ऑन टूरिज्म आई थी बेसिकली, उसके बाद सरकार ने कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई इस चीज के लिए। जो भी है आइसोलेटेड स्कीम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सम वेरी व्हाट वी से स्पेसिफिक सेक्टर्स। कोई होलिस्टिक सारे टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए आज तक सरकार के पास कोई भी होलिस्टिक स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती। आप इन चीजों को आगे भी बढ़ा सकते हो विद रिस्पेक्ट टू लाइक गवर्नमेंट फंड्स नहीं प्रोवाइड कर रही, ठीक है। गवर्नमेंट अगर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव प्रोवाइड कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट उस चीज के ऊपर कोई काम नहीं कर रही। स्टेट गवर्नमेंट अपनी बेसिकली जो अपॉर्चुनिटीज है उस चीज को एक्सप्लॉइट नहीं कर रही है अच्छे से, और कहीं चीजों के अंदर फंसी हुई है। तो इन सभी चीजों को आप लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, लिखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, इसका हाइफन डाल के लिखिए आप। डेफिशिएंसीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिशिएंसीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनएडिक्वेट कनेक्टिविटी, deficiencies in infrastructure and inadequate connectivity hamper tourist visits, hamper tourist visits to remote places, to remote places, especially in the northeast area, especially in the northeast area। दूसरा पॉइंट लिखिए प्रमोशन एंड मार्केटिंग, प्रमोशन एंड मार्केटिंग, प्रमोशन एंड मार्केटिंग, इसका लिखो ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग remains limited and campaigns are not coordinated। online marketing and branding remains limited and campaigns are not coordinated, right। साथ लिखो इसके as per some reports, India ranks below Saudi Arabia in exploiting its soft power, तीसरा लिखो entry and exit of tourists, right। despite the introduction of an e-visa facility, tourists find the process of applying for visa a cumbersome process, नेक्स्ट लिखो स्किल्स, इसके साथ लिखो द नंबर ऑफ adequately trained individuals, a number of adequately trained individuals for the tourism and hospitality sector, is a key challenge for increasing the efficiency of tourism sector,
for increasing the efficiency of tourism sector. एक और लिख लो, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, राइट, हरासमेंट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, harassment of foreign tourists, harassment of foreign tourists, bring negative publicity, bring negative publicity to the brand India, to the brand India as a tourist destination, as a tourist destination. इसके अंदर आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, रिसेंटली विद रिस्पेक्ट टू अ साउथ कोरियन इन मुंबई, ठीक है। तो एक इसका वे फॉरवर्ड लिखो, क्या है, 3-4 पॉइंट्स वे फॉरवर्ड, लेकिन दैट इज अ टेम्पररी चैलेंज, ठीक है। हम लॉन्ग टर्म या इसके जो रूट कॉज सॉल्यूशंस को हमेशा अच्छा बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख सकते हो आप, दैट इज अ नाइस पॉइंट। दैट कैन ऑल्सो बी अ ग्राउंड फॉर, नहीं बेसिकली हमें सिर्फ वीजा प्रोसेस को जो है सिंगल विंडो करने की बात कर रहे हैं, कि जैसे बेसिकली आप टूरिस्ट पहुंच रहे हैं तो आप उन्हें मौके के ऊपर ई वीजा फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो ताकि वो एंटर कर सके। अब क्या है, आपको 1-1.5 महीना पहले अप्लाई करना पड़ेगा, फिर रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा। इवन आप लोगों को अगर थोड़ा सा प्रोसेस पता हो, अगर कंट्री ई वीजा प्रोसेस के अंदर नहीं है तो आपका पासपोर्ट है जो पहले इंडिया आएगा, फिर यहाँ से स्टैंप फिर वापस होगा, तो इस प्रोसेस को ऑलरेडी 1.5 महीना चाहिए, ठीक है। तो ई वीजा प्रोसेस है वो प्रोसेस, इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर देगा। अगर किसी का मन भी होगा तो बेसिकली वो शायद बाद में ना आएगा कि इतने हैसल में कौन ज़्यादा जाएगा। तो दैट इज द प्रोसेस, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड लिखिए, सबसे पहले लिखो, सबसे पहले क्या करना चाहिए, अ न्यू ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, अ न्यू ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी शुड बी अप्रूव्ड। फॉर्मुलेट तो हो चुकी है लेकिन अप्रूव नहीं हुई अभी तक, ये शुड बी अप्रूव्ड। दूसरा लिखो, क्रिएटिंग स्किल्ड मैन पावर, क्रिएटिंग स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर। नेक्स्ट देखो, इंश्योरिंग कनेक्टिविटी टू रिमोट प्लेसेस, इंश्योरिंग कनेक्टिविटी टू रिमोट प्लेसेस। नेक्स्ट लिखो, फैसिलिटेटिव वीजा रजीम, फैसिलिटेटिव वीजा रजीम, फैसिलिटेटिव वीजा रजीम। नेक्स्ट लिखो, एग्रेसिव ऑनलाइन ब्रांडिंग एंड कैंपेन, एग्रेसिव ऑनलाइन ब्रांडिंग एंड कैंपेन। एक और लिखो, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑनगोइंग स्कीम्स, effective implementation of the ongoing schemes, effective implementation of the ongoing schemes, that is it with respect to your tourism sector। जो सेकंड टॉपिक हम करेंगे, just give me a second, that is with respect to gig economy। गिग वर्कर्स क्या हैं एंड challenges that are faced by gig workers, plus factors for growth of gig economy। तो सबसे पहले
हु इज अ गिग वर्कर? पर नहीं, डेफिनेशन पूछिए मैंने, हु इज अ गिग वर्कर। अगर आपको मैं स्पेसिफिकली पूछ लूँ तो पेपर में आप ये थोड़ी ना लिखोगे कि जो जोमेटो या बेसिकली स्विगी वाले हैं। तो टेम्पररी वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन, स्पेसिफिक डेफिनेशन करी होगी इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों ने। हु आर गिग वर्कर्स? फ्रीलांसर्स, प्रॉपर, क्या पता सोशल सिक्योरिटी हो, तो कोड्स ऑन, आपने सोशल सिक्योरिटी पढ़ा? 4 कोड्स आए ना बेसिकली, तो क्या प्रोविजन है फिर उसकी? देखो, सिंपल डेफिनेशन है जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, पेपर के अंदर वही डेफिनेशन लिखोगे कि दीज आर द वर्कर्स हु परफॉर्म देयर वर्क आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। तो उनको हम क्या बोलेंगे? गिग वर्कर्स। और इसके अंदर भी 2 टाइप के वर्कर्स होते हैं, एक प्लेटफॉर्म बेस्ड, एक नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड। प्लेटफॉर्म बेस्ड मतलब जो जोमेटो स्विगी टाइप है, ऑनलाइन काम से चलते हैं। नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड बेसिकली जो डेली कहीं ना कहीं काम अपना ढूंढते रहेंगे। ठीक है, सो प्लेटफॉर्म बेस्ड एंड नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड। तो सो हु आर गिग वर्कर्स? जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट करता है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि आप कहीं के ऊपर जाओगे तो आप बॉन्ड साइन करोगे कि बेसिकली मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, तो वहां पे एम्प्लॉयर्स की ऑब्लिगेशंस क्या है, एज एन एम्प्लॉय आपकी ऑब्लिगेशंस क्या है, कितने टाइम तक आप काम करोगे। दैट इज अ ट्रेडिशनल मैकेनिज्म। ये सारी चीजें जहां पे नहीं होती हम उसको क्या बोलते हैं? गिग वर्कर। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, राइट? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, कोड CODE, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 defines a gig worker. Code on social security 2020 defines a gig worker as a person who performs work who performs work or participates who performs work or participates in a work arrangement or participates in a work arrangement and earns from such activities and earns from such activities outside of outside of traditional employer employee relationship, employer employee relationship। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, right? They can be broadly classified into platform and non-platform. They can be broadly classified into platform and non-platform based workers। लिख लो इसके साथ भी एक लाइन, प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर दोज whose work is based platform workers are those whose work is based on online software apps or digital platforms, on online software apps or digital platforms। नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखेंगे आप, नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स
are generally are generally are generally casual wage workers working part time or full time, working part time or full time, part time or full time. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, एज पर नीति आयोग रिपोर्ट, एज पर नीति आयोग रिपोर्ट, करंटली 7.7 मिलियन वर्कर्स, currently 7.7 million workers are engaged in gig economy, are engaged in gig economy, and the number is expected to increase, and the number is expected to increase to 23.5 million, to 23.5 million by 2030, by 2030. अब ये बात बताओ कि बेसिकली फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ कौन कौन से हैं इनके, क्यों इतना नंबर बढ़ गया, यहाँ बेसिकली 4 टाइम्स हो जाएगा इन 8 to 9 years। सबसे बड़ा आएगा दैट इज डिजिटलाइजेशन, एक दूसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम, चलो वो भी आ जाएगा, वो भी लिखेंगे, और दूसरा पॉइंट है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्रोइंग प्रेफरेंस। इसके अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी कि जो एमएनसी और जो स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स तो ऑलरेडी फंडिंग कंस्ट्रेंट के ऊपर चल रहे हैं, तो दे हैव अ मोर प्रेफरेंस टुवर्ड्स द गिग वर्कर्स। तीसरा, वर्कर्स के खुद की भी एक बहुत मेजर जो एडवांटेज है इस चीज की, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आप अपना टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इवन इफ यू वांट टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, उसके बाद आप अपना कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो, कुछ नई स्किल सीखना चाहते हो, कुछ अपना अलग से करना चाहते हो, तो उस चीज की प्रेफरेंस भी प्रोवाइड करता है। और सबसे ज्यादा क्या है, दैट इज इजी एंट्री एंड एग्जिट, क्योंकि आपका किसी के साथ बॉन्ड साइन नहीं है, कुछ नहीं। आज आप काम कर रहे हो, कल को बोल सकते हो कि बेसिकली मुझे यहाँ पे काम नहीं करना। जैसे कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है कि आपको 1 महीने का क्या देना पड़ेगा, नोटिस। तो वहां पे फिर भी डिफिकल्टी है इस प्रोसेस की, अंदर एंटर करने में भी और एग्जिट करने में भी, और इन चीजों की वजह से देयर इज अ ग्रोइंग प्रेफरेंस टुवर्ड्स द गिग वर्कर्स। और आप आगे भी इस चीज को लिंक कर सकते हो कि गिग वर्कर्स की वजह से बेसिकली आज के टाइम के ऊपर जो कंसेप्ट हाईलाइट हुआ, दैट इज ऑफ मून लाइटिंग। ठीक है, तो आप वहां पे भी, मैंने आपको बोला भी था देखने के लिए, व्हाट इज एथिकल मून लाइटिंग। देखा आप लोगों ने एथिकल मून लाइटिंग क्या होता है? हाँ, मेन जॉब के ऊपर फर्क ना पड़े, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने क्रिटिसाइज भी किया उस प्रोसेस को, और बहुत सारी स्पोर्ट में भी आई है। ठीक है, तो इस जो है आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आएगा मेंस के अंदर कि जो मून लाइटिंग का कंसेप्ट है, इट इज अ एथिकल कंसेप्ट और नॉट। ठीक है, यहाँ तो केस स्टडी आएगी, ज्यादातर चांसेस है केस स्टडी ही आएगी इस चीज के ऊपर, तो उस चीज को तैयार करना आप लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप, हेडिंग डालिए, फैक्टर्स एडिंग द ग्रोथ ऑफ गिग इकोनॉमी, फैक्टर्स एडिंग द ग्रोथ ऑफ गुड गिग इकोनॉमी, फैक्टर्स एडिंग द ग्रोथ ऑफ गिग इकोनॉमी। सबसे पहला लिखिए आप, ग्रोइंग डिजिटलाइजेशन, ग्रोइंग डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन लिखिए, एज पर द रिपोर्ट ऑफ, एज पर द रिपोर्ट ऑफ IAMAI, IAMAI, there will be around
IAMAI, that is Internet and Mobile Association of India, there will be around 900 million, 900 million internet users in India by 2025. Right? This has enabled the growth of e-commerce, e-commerce, digital payments, e-commerce, digital payments. दूसरा पॉइंट लिखिए, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी लिखो। द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ गिग इकोनॉमी, द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ गिग इकोनॉमी offers gig workers, the flexible nature of gig economy offers gig workers more time to learn new skills, offer more time to learn new skills, right? It helps in maintaining work life balance, it helps in maintaining work life balance over traditional jobs. नेक्स्ट लिखो एक और, ग्रोइंग प्रेफरेंस, लिखो MNCs and startups, MNCs and startups are preferring gig workers, to reduce cost, are preferring gig workers to reduce cost and time and effectively curb operational expenses, एक और लिख लो, लो बैरियर्स, इसके अंदर लिखो, गिग इकोनॉमी has the advantage of easy entry and exit, right? An individual with an internet enabled smartphone, can monetize his or her skills, अब हेडिंग बनाओ आगे, challenges faced by gig workers, अर्पित यस, डेली पढ़ो आर्टिकल्स को और उनमें से जो नया मिलता है उन्हें ऐड कर लो, जो ओवरलैप कर रहा है बेसिकली इग्नोर दोस पॉइंट्स, ठीक है? तो अब बताइए आप क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन से? एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, उससे भी बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू है वो है आपका सोशल सिक्योरिटी,
ठीक है, बिकॉज यू आर आउटसाइड द गवर्नमेंट रेगुलेशन। इसके बाद लो वेजेस, क्यों? देखो इसके अंदर जो पॉइंट है, लो वेजेस का पॉइंट आपका पॉइंट सही है। इट इज बेस्ड ऑन एल्गोरिदम कंट्रोल। ठीक है, वर्कर्स को वेजेस किस हिसाब से मिलते हैं, किनकी स्टार रेटिंग कितनी है, क्या फीडबैक है, ये चीज बताएगी। और एल्गोरिदम्स फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर ओपेक इन नेचर। उनकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कैसे कैलकुलेट करेगी, कैसे कैलकुलेट नहीं करेगी, ये क्राइटेरिया डिटरमाइन करेगा कि बेसिकली वर्कर्स को कितना वेज मिलेगा। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, एल्गोरिदम कंट्रोल। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं दैट इज स्किल मिसमैच। स्किल मिसमैच का मतलब क्या है कि वर्कर्स को अपने स्किल के अकॉर्डिंगली जो काम है वो नहीं मिल रहा। मोस्ट ऑफ द वर्क इन गिग इकोनॉमी है जो वो बेसिकली मैनुअल या लेस स्किल्ड वर्कर्स वाला काम है। जो हाई स्किल्ड पेइंग जॉब्स हैं उनके अंदर गिग इकोनॉमी का स्कोप बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिस चीज़ की वजह से लोगों को वापस अपनी ट्रेडिशनल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जॉब स्ट्रक्चर के अंदर जाना पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो आप एक और पॉइंट लिख सकते हो दैट इज एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, गिग इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा स्कोप किसका है? प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स का। लेकिन वो कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो उस प्रोसेस को हार्नेस कर सकते हैं? जहां पे इंटरनेट है, किसी के पास स्मार्टफोन है, डिजिटलाइजेशन अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी सही है। अगर मान लीजिए वर्कर कोई काम करना भी चाहता है जोमेटो के लिए, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जोमेटो ऑपरेट ही नहीं कर रहा, तो बेसिकली उसका होने का फायदा भी कोई नहीं होगा। चाहे वर्कर बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट भी करना चाहते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। फिर आप और चीज क्या लिख सकते हो, एक दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ठीक है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द जो कॉरपोरेशन हैं उनके पास कोई कंपनसेशन के लिए या किसी और चीज के लिए कोई भी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं कर रही। आउट ऑफ पब्लिक प्रेशर हो सकता है किसी को बेसिकली कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर दे, लेकिन ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन सभी चैलेंजेस को लिखेंगे। सबसे पहला आप यही लिखेंगे, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी आपके पॉइंट्स भी सही है। इंश्योरेंस, रिटायरमेंट, पार्टिसिपेशन। इसके अंदर आप लिखिए प्लेटफॉर्म्स वर्कर्स इन इंडिया। प्लेटफॉर्म वर्कर्स इन इंडिया, प्लेटफॉर्म वर्कर्स इन इंडिया are not paid a very high wage. Platform workers in India are not paid a very high wage and are classified as independent contractors and are classified as independent contractors. इन्हें वर्कर्स नहीं मानती बेसिकली कोई भी जो कंपनी इन्हें एम्प्लॉय कर रही है, राइट। as a result workers do not benefit from labor regulations pertaining to wages hours, working conditions, सबसे जरूरी अंडरलाइन कर लो इस चीज को, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। इस चीज को, इशू को लेकर आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा कि प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए आप, एल्गोरिदमिक कंट्रोल। एल्गोरिदम कंट्रोल या एल्गोरिदमिक कंट्रोल, एल्गोरिदम कंट्रोल। इसके साथ आप लिखोगे प्लेटफॉर्म्स आर क्रिटिसाइज्ड फॉर हैविंग ओपेक एल्गोरिदम्स। Platforms are criticized for having opaque algorithms, imposing excessive control over their workers
over their workers through rating based systems, causing significant risk causing significant risk to workers who are unfairly penalized based on customer feedback significant risk to workers who are unfairly penalized based on customer feedback, right? Algorithmic management also raises the larger debate. Algorithmic management also raises the larger debate on privacy, data protection, and cyber security. नेक्स्ट लिखिए स्किल मिसमैच। इसके साथ लिखिए अकॉर्डिंग टू ILO सर्विस workers with higher educational achievement, according to ILO surveys, workers with higher educational achievement are not finding work commensurate with their skills, COMMENSURATE, commensurate with their skills. नेक्स्ट लिखो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। हाइफन डाल के लिखो ILO सर्वेज reveal that workers in the app based taxi and delivery sectors, particularly women face severe occupational safety and health risk. एक और पॉइंट लिख लो, दैट इज accessibility, राइट। हेल्थ रिस्क जैसे कि वुमेन हो सकता है कि शी इज हैविंग अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, ठीक है, फिर भी उसको काम करना पड़ रहा है, सोशल सिक्योरिटी और कोई बेनिफिट भी अवेलेबल नहीं है, तो इट इज अ हेल्थ रिस्क। लिखिए इट इज accessible to only those who have access to internet services, and digital technology, right? Further, digital literacy is also an important factor.
नेक्स्ट सब हेडिंग बनाइए इंडिया, इंडिया स्टेटस। इंडिया क्या बोलता है इस चीज के बारे में, इंडिया स्टेटस। आपको अगर प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं स्पेसिफिक पॉइंट, तो लिखिए इस चीज को, राइट। लेबर कोड, लेबर कोड, CODES, लेबर कोड that seek to introduce, labor codes that seek to introduce labor reforms in India, labor reforms in India have legally acknowledged, have legally acknowledged the presence of, have legally acknowledged the presence of gig workers in the economy, gig workers in the economy. Next line here, Code on Social Security 2020, Code on Social Security 2020 provides for the registration of, provides for the registration of all the gig workers. Code on Social Security 2020 provides for the registration of all the gig workers. लिखो, it calls upon, it calls upon central and state government, central and state government to formulate, to formulate schemes to ensure, to formulate schemes to ensure social security benefits, social security benefits for the gig workers, for the gig workers, right. It also empowers, it also empowers the government, the government to set up, it also empowers the government to set up social security fund, social security fund for their benefit, for their benefit. अब लिखिए वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड जल्दी से। पहला लिखिए टैक्स बेनिफिट टू सच वर्कर्स कैन बी प्रोवाइडेड, टैक्स बेनिफिट्स टू सच वर्कर्स कैन बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट लिखिए राइट्स ऑफ कस्टमर्स एंड गिग वर्कर्स, rights of customers and gig workers, gig workers should be balanced, should be balanced, should be balanced. Next लिखो gender based rights, such as women's security, such as women's security, comma maternity benefits, maternity benefits, etc. should be ensured. Next लिखो establishment of a grievance redressal authority, establishment of grievance redressal authority. नेक्स्ट एक और लिखो मिनिमम वेजेस शुड बी इंश्योर्ड, minimum wages should be ensured. That is all that is there with respect to gig economy. Just give me a second.
इतना क्लियर है सभी को? लास्ट पॉइंट रिपीट करना प्लीज, कौन सा है? मिनिमम वेजेस शुड बी इंश्योर्ड, दैट वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी, ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी। अब आप हेडिंग डालिए इंडिया मालदीव्स, इंडिया मालदीव्स। फिर भी मैंने पहले भी बताया था आपको, किसी भी फॉरेन रिलेशन को कवर करने के लिए दो ही चीज़ें रहती हैं, या तो कंट्रीज दो एरियाज में कॉपरेट कहाँ पे कर रही हैं, या बेसिकली इश्यूज कहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं डाइवर्जेंस की बात करूं, इंडिया और मालदीव्स के अंदर क्या इश्यूज चल रहे हैं बताओ? हम्म। ग्रो प्रो इंडिया कैंपेन, इसके अलावा और व्हाट आर द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया मालदीव्स? ठीक है, ठीक पॉइंट है आपका वो। उन्हें तो फायदा है, उनकी इकॉनमी बढ़ रही है। अगर माइग्रेशन होती तो अलग बात, तो वो तो खुद बुला रहे हैं बेसिकली। कोविड के टाइम पे भी बुला रहे थे, क्या हुआ आप? देखो सबसे जो बड़ा इशू है दैट इज प्रेजेंस ऑफ चाइना। दूसरा सबसे बड़ा इशू है बेसिकली दैट इज इंडिया आउट कैंपेन। देन देर वॉज प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट है हु इज प्रो चाइना, जिसको जेल में डाला था। उसके बाद बेसिकली आपके पास इशू है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू रेडिकलाइजेशन। ठीक है, दीज आर द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले यही वाले लिखेंगे, फिर आपके आएंगे म्यूचुअल इंटरेस्ट। लिखो, हेडिंग डालो इंडिया मालदीव्स। तो सबसे पहले ये डालो कंसर्न्स या डाइवर्जेंस पॉइंट्स क्या है आपके पास। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो इनहांस्ड चाइनीज प्रेजेंस, इनहांस्ड चाइनीज प्रेजेंस, enhanced चाइनीज प्रेजेंस। लिखो इसके अंदर मालदीव्स साइंड इट्स, मालदीव्स साइंड इट्स, signed its first country specific FTA, that is free trade agreement, first country specific FTA with China, with China, country specific FTA, that is free trade agreement with China in 2017. It raised concerns, it raised concerns that it will deepen debt trap, debt trap to China. It will deepen that trap to China as more than, as more than, as more than 70% of, as more than 70% of Maldives foreign debt, more than 70% of Maldives foreign debt is owed to China.
70% ऑफ मालदीव्स फॉरेन डेट इज ओड टू चाइना। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इसी के अंदर, देयर हैज बीन अ ग्रोइंग ट्रेंड, देयर हैज बीन अ ग्रोइंग ट्रेंड of Chinese companies, there has been a growing trend of Chinese companies acquiring land in Maldives, which may lead to neo-colonial, which may lead to neo-colonial influence of China, which may lead to neo-colonial influence of China। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इसी के अंदर ही, इसी पॉइंट में, Maldives has also agreed to become partner in China's maritime silk route, agreed to become a partner in China's maritime silk route। तो जैसे अंडमान निकोबार का भी अभी किया है बेसिकली सरकार ने, तो ओशन नेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपका प्रीलिम स्पेसिफिक काम क्या रहेगा कि आप उसके बेसिकली कौन सा पॉइंट चैनल है जो बेसिकली नॉर्थ या मिडल या साउथ को डिवाइड कर रहा है, उसके आसपास आइलैंड्स कौन से हैं, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है क्या नहीं। सेम विद रिस्पेक्ट टू मालदीव्स, जो भी इंडिया के नीचे हैं टिल सेशल्स या उसके नीचे, कौन से आइलैंड्स ऊपर हैं कौन से आइलैंड्स नीचे हैं, क्या उनका बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, कौन से यूके वाले हैं कौन से फ्रांस वाले हैं, कौन किसी का बेस है, आप सारा इंडियन ओशन रीज स्पेसिफिकली तैयार करोगे। बिकॉज मालदीव भी चल रहा है, अंडमान भी चल रहा है, या तो आपको इसका ही पूछ लेंगे अंडमान का ही, कि मान लीजिए 10 डिग्री चैनल ही है, जैसे सिंपल एज दैट, ये कौन कौन से को डिवाइड कर रहा है, या बेसिकली कौन सी पीक किसके अंदर है कहाँ पे नहीं है, कौन सी वॉल्केनो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, उसके साथ कोई आइलैंड है या नहीं है। पहले भी पूछा था कि अंडमान इंडिया के ज्यादा क्लोजर है या बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादा क्लोजर है, तो आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए उस चीज का। अगर वो अंडमान एंड निकोबार है भी तो क्या इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज, है या नहीं है? कौन बोल रहा है और कौन बोल रहा नहीं है? है। बेसिकली जो म्यांमार रेंज है बेसिकली नीचे आके पहले सबमर्ज होती है, उसी का पार्ट चल रहा है ये आगे। तो ये सारी चीजें आपको करनी है विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीलिम स्पेसिफिक। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन। ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन लिखिए, देयर इज अ ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ, देयर इज अ ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ IS, there is a growing presence of IS in Maldives, which can create terrorism concerns, and security threats for India, concerns and security threats for India। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंडिया आउट कैंपेन, इंडिया आउट कैंपेन, इंडिया आउट कैंपेन, राइट। इट वाज लॉन्च्ड बाय previous president Yamin, YAMEN, it was launched by previous president Yamin, YAMEN, against India's developmental funding, for creating physical, social and community infrastructure,
नेक्स्ट लिखिए, एक और लिखो, प्रेसिडेंट यामीन हैंगओवर। प्रेसिडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, यामीन हैंगओवर। हैंगओवर चला तो गया लेकिन अभी भी याद तो आता है ना। लिखो, he declared an emergency in Maldives. He declared an emergency in Maldives and arrested several opposition leaders right. This augmented the concerns with respect to democracy. This augmented the concerns with respect to democracy in Maldives. Right. He also fast tracked. He also fast tracked Maldives China relations. He also fast tracked Maldives China relations without taking India into confidence. Without taking India into confidence. एक और लिख लो, हेलीकॉप्टर इशू। हेलीकॉप्टर इशू। हेलीकॉप्टर इशू। लिखो इसके साथ, इंडिया हैड गिफ्टेड मालदीव्स, इंडिया हैड गिफ्टेड मालदीव्स टू एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, टू एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स। इंडिया हैड गिफ्टेड मालदीव्स, इंडिया हैड गिफ्टेड मालदीव्स टू एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स। A controversy broke out. A controversy broke out in 2018. In 2018, after previous Maldives government, after previous Maldives government refused to extend visas of refused to extend visas of Indian military personnel, Indian military personnel and asked India to take back helicopters, and asked India to take back helicopters. नेक्स्ट सब हेडिंग बनाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव फॉर इंडिया। जल्दी से, इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव फॉर इंडिया। पहला लिखो, द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ Maldives as a most important interstate. The geostrategic importance of Maldives as a most important interstate underlines the importance of bilateral relations with Maldives. Underlines the importance of bilateral relations with Maldives. दूसरा पॉइंट लिखो, at present India is dependent on oil. India is dependent on oil for more than 90% of its energy needs.
India is dependent on oil for more than 90% of its energy needs, and this oil comes from and this oil comes from Persian Gulf, Persian Gulf by way of the Arabian Sea, by way of the Arabian Sea, by way of the Arabian Sea. Next लिखो, Maldives is a member of SAARC. Maldives is a member of SAARC, and thus is important for India, and thus is important for India as per its neighborhood first, as per its neighborhood first एंड सागर स्ट्रेटजी, SAGAR कैपिटल में डालेंगे आप, सागर स्ट्रेटजी। राइट, एक लाइन और लिखो, मालदीव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, मालदीव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया बैक्ड, मालदीव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया बैक्ड कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। और कौन कौन मेंबर है इसका, कौन कौन, श्रीलंका और कौन कौन मेंबर है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का, अभी तो न्यूज में था ये, कौन, नो बिल्कुल भी नहीं, एक और प्रोवाइड कर रहा हूँ, मॉरिशियस मेंबर है इसका, मॉरिशियस। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, राइट, देयर आर अबाउट 29,000, देयर आर अबाउट 29,000 Indians in the country, and Indian tourists account for, more than 23%. Indian tourists account for more than 23% of total tourist arrivals, in the Maldives. Total tourist arrivals in the Maldives. नेक्स्ट लिखिए, फोर पॉइंट, राइट, पॉजिटिव रिलेशंस with Maldives, can safeguard India's interest, by ensuring that vital resources reach India's coast, and by securing sea lines of communication, India can emerge as a net security provider in the region. India can emerge as a net security provider in the region.
एक वैसे ही लिख लो फॉर पर्पस एक ऑपरेशन कैक्टस हुआ था, ऑपरेशन कैक्टस, CACTUS, कैक्टस। तो इंडिया का ऑपरेशन था ये इन मालदीव, कूप हो गया था बेसिकली मालदीव के अंदर। तो सो टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द देन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, इंडिया लॉन्च्ड इट्स ओन ऑपरेशन इन द मालदीव, जिसे क्या बोला जाता है, ऑपरेशन कैक्टस। 1988 में हुआ था ये। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम, दैट इज एक्सपोर्ट लेड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। एक्सपोर्ट लेड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो सबसे पहले तो जो टॉपिक है हमारा, इसी से चलते हैं। टॉपिक का नाम है एक्सपोर्ट लेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इसी से चलते हैं, हाउ एक्सपोर्ट्स कैन कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, और इसके अलावा बताओ जल्दी से। इंडिया के अंदर अभी इशू क्या चल रहा है, सबसे बड़ा इशू क्या है, दैट इज, सबसे बड़ा इशू है अंडर एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद जो सेकंड इशू है दैट इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो बेसिकली नहीं लोगों को काम मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक मार्केट आपकी क्या हो चुकी है, सेचुरेट हो चुकी है। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, उस चीज की वजह से एक्सपेंशन होगी, तो आपको जॉब्स मिलेंगी। सेकंड थिंग इज, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इंडिया विल आल्सो बेसिकली बिकम अ हब ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उस चीज की वजह से भी आपके जो कॉरपोरेशन हैं वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इसके साथ जो आपकी रिजर्व आर्मी है, हम जिसे हम बोलते हैं एक्सेसिव लेबर सप्लाई है, इस इंडिया उसको भी यूटिलाइज कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद और भी आप बात क्या कर सकते हो कि एक्सपोर्ट मार्केट में कम्पिटिटिव रहने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एट लेस कॉस्ट, बेसिकली इंश्योरिंग द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर वो इंश्योर करोगे तो आपके कॉर्पोरेशन भी बढ़ेंगे, लोगों का काम तो चल ही रहा है, और उसके साथ साथ क्या होगा, जो आपकी मैन पावर है वो भी क्या हो जाएगी, स्किल्ड। इसके बाद और आप क्या बात कर सकते हो कि एक्सपोर्ट जो है वो सारे आपके इकोनॉमी के सेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर है। ठीक है, हमारा ऑलरेडी गोल है डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो अगर फूड प्रोसेसिंग वगैरह के अंदर से अच्छा एक्सपोर्ट, या ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर से अच्छा एक्सपोर्ट जनरेट किया जा सके, तो उस चीज की वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। प्रॉस्पेरिटी आएगी तो ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जीडीपी ग्रोथ होगी। तो सबसे पहला हम यही लिखेंगे, लिखिए पहले यही हेडिंग बनाओ, व्हाई एक्सपोर्ट लेड एम्प्लॉयमेंट इज नेसेसरी। व्हाई एक्सपोर्ट लेड एम्प्लॉयमेंट इज नेसेसरी। एक्सपोर्ट लेड एम्प्लॉयमेंट इज नेसेसरी। तो इसके अंदर सबसे पहला लिखिए, व्हेन देयर इज सैचुरेशन, व्हेन देयर इज सैचुरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, when there is saturation of employment generation in domestic market, in domestic market, export led industries, export led industries help generate,
help generate extra jobs। दूसरा लिखिए as global value chain as global value chain is expanding India could leverage its excessive labor supply। India could leverage its excessive labor supply। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए exports attract more foreign investment। Exports attract more foreign investment and this is helpful for employment generation। This is helpful for employment generation as it also needs investment नेक्स्ट लिखिए export requires best quality standards। Export requires best quality standards hence it helps in skill development। It helps in skill development of employees। नेक्स्ट लिखिए major exporters of the world are those which have reduced the cost of production। इसके साथ ही लिखो with excess labor and rising technological development India can become a export hub। इसके साथ लिखो नेक्स्ट पॉइंट दिस कैन हेल्प स्पेशली एग्रीकल्चर by reducing disguised unemployment and doubling the farmers income नेक्स्ट हेडिंग बनाओ इश्यूज इन एक्सपोर्ट लेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्या है इश्यूज इन एक्सपोर्ट लेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? सबसे पहला लिखिए इट इज सब्जेक्टेड टू डिमांड कंडीशंस in other markets। It is subjected to
demand conditions in other markets. नेक्स्ट लिखिए, इंडियाज लेबर इज नॉट हाईली स्किल्ड, sorry, India's labor is not highly skilled and is more suited for for low mechanized and high manual work. Low mechanized and high manual work. नेक्स्ट लिखिए, इंडियाज हाई वैल्यू एक्सपोर्ट, इंडियाज हाई वैल्यू एक्सपोर्ट, इंडियाज हाई वैल्यू एक्सपोर्ट are mostly in capital intensive sectors, capital intensive sectors and not labor intensive sectors, and not labor intensive sectors. इसके साथ एक और लिखो, राइट, इंडियाज लेबर इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ऐसे लिखो, इंडियाज majority of the labor is employed in agriculture sector, agriculture sector, right, while global agro industry, while global agro industry is dominated by the developed nations, global agro industry is dominated by the developed nations. Any setback can further aggravate, any setback can further aggravate the unemployment issue in the country, unemployment issue in the country. जल्दी से एक और चीज लिखो इसके साथ, रीजंस फॉर लो एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, अगर वैसे नॉर्मली पूछ लें आपसे, कौन सा, एग्रो वाला, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है कि आपकी हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगी, अगर लोगों वाला काम मिलेगा, मैनुअल लेबर वाला काम मिलेगा, उसके अंदर एक्सपोर्ट जनरेशन है, आपके वैल्यूज एक्सपोर्ट ज्यादा उस एरिया से हो रहे हैं जहां से बेसिकली मशीन काम कर रही है, ठीक है, तो उस एरिया में अगर ज्यादा एक्सपोर्ट है तो बेसिकली लेबर तो अनरिजर्व्ड ही है, और जहां पे आपकी लेबर के पास स्किल है वहां से एक्सपोर्ट आपका हो नहीं रहा, तो इट इज अ मिसमैच कंडीशन उस चीज का है, ठीक है, जल्दी से लिखो, रीजंस फॉर लो एक्सपोर्ट्स ऑफ, 5-6 पॉइंट्स लिखेंगे जल्दी, लाइक फर्स्ट लिखो, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग mostly those goods which have cheaper alternative, which have cheaper alternative, right, right, this can be easily seen as China and ASEAN have replaced India, this can be easily seen as China and ASEAN, ASEAN, ASEAN have replaced India. दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, राइट, इंडिया फेसेस WTO restrictions, India faces WTO restrictions on IPR, sanitary और फाइटोसैनिटरी नॉर्म्स, स्पेलिंग आते हैं सभी को, PHYTO, फाइटोसैनिटरी, SANITARY, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी नॉर्म्स,
नेक्स्ट देखो, द शेयर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, द शेयर ऑफ मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज is small. The share of small and medium industries is small in total exports. Is small in total exports. Next लिखो, absence of India, absence of India in new trading blocks. Absence of India in new trading blocks. Example आपके पास already है RCEP. नेक्स्ट लिखो, पुअर डाइवर्सिटी, RCEP, RCEP पिछली बार किया था एक्सप्लेन आपको, क्या है RCEP? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, जो आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ होनी थी लेकिन आपने विड्रॉ कर लिया वहां से। नेक्स्ट लिखिए, पुअर डाइवर्सिटी इन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस, पुअर डाइवर्सिटी इन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस। नेक्स्ट लिखिए, लिमिटेड सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, लिमिटेड सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, लिमिटेड सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। आप लिख भी सकते हैं जैसे कि मेक इन इंडिया है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। सबसे बढ़िया वैसे एग्जांपल तो इस चीज़ के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ही है, ठीक है, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट जो है करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट लिखिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज। नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज, हाइफन डाल के लिखो, क्रेडिट अनअवेलेबिलिटी, क्रेडिट अनअवेलेबिलिटी, क्रेडिट अनअवेलेबिलिटी, कॉमा, लॉजिस्टिक हर्डल्स, लॉजिस्टिक हर्डल्स, लॉजिस्टिक हर्डल्स, HURDLES, कॉमा, लिमिटेड पोर्ट, लिमिटेड पोर्ट, एटसेट्रा। नेक्स्ट लिखो, इंडियन लेबर, इंडियन लेबर इज अंडर स्किल्ड, इंडियन लेबर इज अंडर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, और सेमी स्किल्ड in comparison to other countries, in comparison to other countries। एक और पॉइंट लिखो, to boost exports, to boost exports, major economies, major economies have adopted the mechanism of, have adopted the mechanism of devaluation of their currency, have adopted the mechanism of devaluation of their currency। कितने हो गए? 8-9 हो गए। आगे हेडिंग डालो, वे फॉरवर्ड। क्या करना चाहिए? वे फॉरवर्ड। सबसे पहला लिखो, फोकस ऑन द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, पहला पॉइंट लिखो, फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। सेकंड लिखो, स्किल डेवलपमेंट ऑफ लेबर, सेकंड पॉइंट, स्किल डेवलपमेंट ऑफ लेबर। स्किल डेवलपमेंट ऑफ लेबर। तीसरा लिखो, ensuring quality standards in production, ensuring quality standards in the production। नेक्स्ट लिखो, प्रमोशन एंड एक्सपेंशन ऑफ MSMEs, प्रमोशन एंड एक्सपेंशन ऑफ MSMEs। नेक्स्ट लिखो, प्रायोरिटी सेक्टर अप्रोच, प्रायोरिटी सेक्टर अप्रोच, हाइफन डाल के लिख लो, एग्रीकल्चर एंड MSMEs, एग्रीकल्चर एंड MSMEs। एक और लिखो,
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस। एक और लिख लो, टैक्स इंसेंटिव्स, टैक्स इंसेंटिव्स टू लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, टैक्स इंसेंटिव्स टू लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। That is all that is there with respect to export led employment growth। मेंस का जो आपका लास्ट टॉपिक है that is इंडिया इजिप्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले आप डालेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सबसे पहला सब हेडिंग डालेंगे आप, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पढ़ा होगा आर्टिकल सभी ने बेसिकली न्यूज़पेपर के अंदर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसके अंदर जैसे बताया गया था पॉलिटिकल कल्चरल रिलेशंस जैसे हैं हम वैसे ही आपके वो पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे राइट, इंडिया एंड इजिप्ट, इंडिया एंड इजिप्ट are India and Egypt are two of the world's oldest civilizations, are two of the world's oldest civilizations, relations date back to the Ashoka's times, relations date back to the Ashoka's times। एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन हमारे पास ऐसा कंक्रीट नहीं है कि वहाँ पे ट्रेड था या नहीं था। अगर आपको लिखा हुआ एनसीईआरटी के अंदर तो आप हेड डाल दोगे, अगर नहीं लिखा तो आप नहीं डालोगे। लिखिए इसके साथ ही एक और लिखो, इन मॉडर्न टाइम्स, नेक्स्ट लाइन में इन मॉडर्न टाइम्स, इन मॉडर्न टाइम्स राइट, India and Egypt became extremely close, India and Egypt became extremely close under the leadership of, under the leadership of that was Gamal Abdel Nasser and Jawaharlal Nehru, and Jawaharlal Nehru, Jawaharlal Nehru, Gamal Abdel Nasser and Jawaharlal Nehru, कॉमा डाल के लिखो, लीडिंग टू अ फ्रेंडशिप ट्रीटी बिटवीन बोथ द कंट्रीज इन 1955, लीडिंग टू अ फ्रेंडशिप ट्रीटी बिटवीन बोथ द कंट्रीज इन 1955 right, 5 right, both the countries were also the members of NAM, both the countries were also the members of NAM, NAM, NAM कैपिटल में लिखना आपको, NAM। कौन कौन सी कंट्रीज थी वैसे NAM के अंदर? इंडिया और इजिप्ट तो दो तो हो ही गई, और यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया और अनु, ठीक है आपका, कौन थी लास्ट वन? साउथ, आपका भी ठीक है, बताओ जल्दी से। दैट वाज गाना, ठीक है। और लीडर्स कौन कौन थे? दो तो आपको मिल ही गए। यूगोस्लाविया वाला कौन था? टीटो। और इंडोनेशिया, बिल्कुल सही है। और गाना वाला? पुरानो।
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, पता नहीं है बेसिकली पूछ भी ले। नेक्स्ट लिखो हेडिंग इसी के अंदर ही डाल के, दैट इज पॉलिटिकल रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस, राइट। इसके अंदर लिखो बोथ द कंट्रीज एंजॉय क्लोज, both the countries enjoy close political understanding, both the countries enjoy close political understanding based on long history of contact, based on long history of contact and cooperation on bilateral, regional, and global issues, नेक्स्ट लिखो इसी के अंदर लिखना नेक्स्ट लाइन में, राइट। heads of the countries have visited both the sides since the 80s, that is 1980s, एक और लाइन लिखो इसके साथ, in 2016 close political contact led to a first bilateral summit, सेकंड पॉइंट बनाओ इकोनॉमिक रिलेशंस, लिखो इसके साथ द इंडिया इजिप्ट bilateral trade agreement, the India Egypt bilateral trade agreement has been in operation since 1978. Bilateral trade agreement has been in operation since 1978, right? India was Egypt's eighth largest trading partner in 2020. It was the sixth largest importer of Egyptian goods, and eighth largest exporter to Egypt. Right, as of now, India is Egypt's fifth largest trading partner. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप Egyptian investments in India are close to $49 million. Right? India also has grant in aid projects. In Egypt, which include solar electrification
and vocational training centers, vocational training centers, which includes solar electrification and vocational training centers. नेक्स्ट लिखो कल्चरल रिलेशंस, नेक्स्ट हेडिंग डालो कल्चरल रिलेशंस, स्किल डेवलपमेंट। कल्चरल रिलेशन इसके साथ लिखो द मौलाना आजाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, द मौलाना आजाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, मौलाना आजाद Center for Indian Culture was established in Egypt, was established in Egypt, right? It conducts yoga classes, it conducts yoga classes, yoga classes, and offer language courses, and offer language courses in Hindi and Urdu, in Hindi and Urdu. Right, right. Three streets in Cairo, three streets in Cairo, THRW, three streets in Cairo, CAIRO, are named after Indian leaders, are named after Indian leaders. हाइफन डाल के लिख लो महात्मा गांधी, सेकंड इज नेहरू, एंड थर्ड वन इज जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट लिखो एक और लिख लो टेररिज्म एंड डिफेंस, टेररिज्म एंड डिफेंस, टेररिज्म एंड डिफेंस। बोथ कंट्रीज कॉपरेट ओवर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बोथ कंट्रीज कॉपरेट ओवर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेररिज्म। के साथ ही लिख लो both the countries और ऑल्सो कंडक्टिंग, लास्ट क्लास में भी लिखा था हमने, कौन सी एक्सरसाइज है, साइक्लोन 1, एक्सरसाइज साइक्लोन 1, साइक्लोन 1। नेक्स्ट हेडिंग डालो जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स, सिर्फ 2 पॉइंट, जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स। लिखो चाइनाज बायलेटरल ट्रेड विद इजिप्ट, चाइनाज बायलेटरल ट्रेड विद इजिप्ट is $15 billion, is $15 billion, which is the double of India, which is the double of India, which is the double of India, $15 billion, 15 billion dollars, right? नेक्स्ट लाइन में लिखो ड्यूरिंग द पास्ट 8 years, ड्यूरिंग द पास्ट 8 years, president of Egypt has traveled, president of Egypt has traveled to China 7 times, traveled to China 7 times to lure Chinese investments, to lure Chinese investments। नेक्स्ट लिख लो एक और इसके साथ ही, concerns with respect to India-Israel relationship, concerns with respect to India-Israel relationship। तो ये है आपके मेंस के टॉपिक। अब आप आएंगे प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर।
सबसे पहले आप लिखेंगे प्रोजेक्ट 75I या 1 जैसे भी है, 1 ही है बेसिकली। प्रोजेक्ट, जल्दी लिखो, हेडिंग डालो जल्दी से, लिखो अंडर दिस प्रोजेक्ट, अंडर दिस प्रोजेक्ट इंडियन नेवी, अंडर दिस प्रोजेक्ट इंडियन नेवी intends to acquire, under this project Indian Navy intends to acquire 6, इसे अंडरलाइन कर लेना, 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स which will have advanced air independent propulsion system, PROPULSION, air independent propulsion system। तो 6 सबमरीन्स कौन कौन सी हैं इसकी? वेला, वगीर, वशीर और 3 और हैं। और एक और रहेगी, तो आप क्या करेंगे, आप 6 के नाम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये साइंस एंड टेक वाली समझा सकते हैं, आई एम नॉट फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, ठीक है। सेकंड हेडिंग डालिए ग्रामीण उद्यमी स्कीम, ग्रामीण उद्यमी स्कीम, ग्रामीण उद्यमी स्कीम, UDYAMI, ग्रामीण उद्यमी स्कीम। इसके अंदर लिखिए आप कौन किस, बेसिक तो सबसे पहले ये लिखिए, इट वॉज लॉन्च टू एक्सपेंड, इट वॉज लॉन्च टू एक्सपेंड स्किल ट्रेनिंग in tribal communities, skill training in tribal communities for their inclusive and sustainable growth, skill training in tribal communities for their inclusive and sustainable growth। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, it is funded by national skill development corporation, it is funded by national skill development corporation that aims to train tribal students, in 6 states, हाइफन डाल के लिख लो, महाराष्ट्र, राजस्थान, कॉमा छत्तीसगढ़, कॉमा मध्य प्रदेश, कॉमा झारखंड, एक और लिख लो, दैट इज गुजरात। एक लाइन और लिख लो इसके साथ, द ओवरऑल एम is to expand, the overall aim is to expand rural economy, comma enhance employment opportunities, comma reduce forced migration, and also conserve natural resources,
नेक्स्ट करो आप ABCD स्कीम, ABCD स्कीम, ABCD स्कीम, ABCD, DD, ABCD। लिखो इसके, द केरला गवर्नमेंट, द केरला गवर्नमेंट has launched, the Kerala government has launched the Akshay, AKSHAY, Akshay big campaign, Akshay big campaign for document digitalization, Akshay big campaign for document digitalization program to ensure at least 6 basic government documents, to ensure at least 6 basic government documents for tribal communities, for tribal communities, tribal communities। नेक्स्ट लिखिए आप एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम, एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम, एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम। इसके अंदर लिखिए क्या ये, इट अलाउज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स, इट अलाउज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स which are physically incorporated, which are physically incorporated in an export product, in an export product। Physical, it allows duty free import of inputs which are physically incorporated in an export product। Right, it comes under, next time लिखो, it comes under Directorate General of Foreign Trade, it comes under Directorate General of Foreign Trade। नेक्स्ट लिखो ऑलिव रिडले टर्टल्स, ऑलिव रिडले टर्टल्स, ऑलिव रिडले टर्टल्स, RIDLEY। लिखो इनका, राइट, दे आर द स्मॉलेस्ट, दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट abundant, they are the smallest and most abundant of all the sea turtles, of all the sea turtles found in the world, found in the world। Right, they inhabit, they inhabit warm waters, warm waters of Pacific, Pacific, Atlantic, Atlantic and Indian Oceans, and Indian Oceans। नेक्स्ट लिखो these turtles are carnivorous, these turtles are carnivorous, carnivorous। नेक्स्ट लिखो they are best known, they are best known for their unique mass nesting, they are best known for their unique mass nesting called Aribada, ARRIPADA, mass nesting, NESTING, mass nesting called Aribada। क्या होता है लिख लो, हाइफन डाल के, thousands of females,
thousands of females come together on the same beach to lay eggs. Come together on the same beach to lay eggs. हाइफन नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन में गहीर मत्था बीच, GAHIRMATHA, गहीर मत्था बीच इन ओडिशा, गहीर मत्था बीच इन ओडिशा is acclaimed as world's largest nesting ground. गहीर मत्था बीच in Odisha is acclaimed as world's largest nesting ground of these turtles. नेक्स्ट लाइन में लिखिए इनका IUCN स्टेटस क्या है, दैट इज वनरेबल. IUCN स्टेटस वनरेबल. राइट. इंडिया के अंदर 4 तरह के टर्टल्स मिलते हैं, लिख लो कौन से हैं. फर्स्ट वन इज ऑलिव रिडले, सेकंड वन इज ग्रीन टर्टल, ग्रीन GREEN ग्रीन टर्टल. थर्ड वन इज हॉक्सबिल, टर्टल. और एक और है दैट इज लेदरबैक. टर्टल. टोटल 5 स्पीसीज होती हैं मरीन टर्टल्स की. एक लॉगर बैक भी होता है, उसको छोड़ के चारों के चारे इंडिया में मिलती हैं. ठीक है, सिर्फ एक नहीं मिलता, दैट इज कॉल्ड एज लॉगर हेड टर्टल. LOGGER, लॉगर हेड टर्टल. लॉगर हेड. नेक्स्ट लिखिए द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल. द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल. ठीक है, इतना मोर देन प्रीलिम्स के लिए मोर देन इनफ. अगर करना भी है तो सिर्फ स्कीम का नाम याद कर लो, दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट. द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल. इसके अंदर लिखो क्या है. पहले तो इसकी 8th एडिशन थी, ये 8th एडिशन. हुआ कहाँ पे था वो लिखो, भोपाल मध्य प्रदेश. 8th एडिशन है, हुआ कहाँ पे था, भोपाल मध्य प्रदेश. थीम लिखो इसका क्या है. थीम है मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल. मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल. मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. नेक्स्ट में लिखो करवाता कौन है ये. इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. नेक्स्ट लिखो अमराबाद टाइगर रिजर्व. अमराबाद टाइगर रिजर्व. अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ये. अमराबाद टाइगर रिजर्व. अमराबाद टाइगर रिजर्व BAD बाद. अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ये. तेलंगाना. लिखो तेलंगाना. नेक्स्ट लिखो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व. शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व.
लिखो ये कहाँ पे है, राइट, these are the hill ranges, these are the hill ranges of the eastern ghats, these are the hill ranges of the eastern ghats, comma, southern andhra pradesh, southern andhra pradesh and southeastern india, and southeastern india. Seshachalam hills and basically Seshachalam hills are the hill ranges of the eastern ghats, comma, southern Andhra Pradesh and southeastern India. जो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पे है, एनीबडी, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। एक लाइन और लिख लो, इट इज होम टू, इट इज होम टू एंडेमिक स्पीशीज, इट इज होम टू एंडेमिक स्पीशीज, हाइफन डाल के लिखो रेड सेंडर्स, REDSANDERS, रेड सेंडर्स, रेड सेंडर्स एंड स्लेंडर लोरिस, SLENDER, SLENDER, स्लेंडर लोरिस, LORIS, लोरिस LORIS। नेक्स्ट लिखो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है ये लिखो, इट प्रोवाइड प्री वैक्सीन्स, इट प्रोवाइड प्री वैक्सीन्स, इट प्रोवाइड प्री वैक्सीन्स against 12 life threatening diseases, against 12 life threatening diseases to all the children, to all the children। हाइफन डाल के लिख लो 12 कौन कौन सी हैं वो, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया। नेक्स्ट लिखो टेटनस, टेटनस, डिप्थेरिया DIPHTHERIA, डिप्थेरिया DIPHTHERIA। नेक्स्ट वन इज टेटनस, राइट, नेक्स्ट वन पोलियो, नेक्स्ट वन निमोनिया, निमोनिया, राइट, नेक्स्ट वन मीजल्स, मीजल्स, राइट, नेक्स्ट वन रूबेला, राइट, नेक्स्ट वन जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, जैपनीज स्पेलिंग लिख रहा हूं, नेक्स्ट वन इज रोटावायरस, रोटावायरस, डायरिया, कितनी हो गई, आई थिंक एक आधी रह गई, कितनी रह गई, हेपेटाइटिस बी, देखो जल्दी से कंप्लीट करो इसे। ये 14 इसलिए है बिकॉज जो रुबेला है, JE जो इंसेफेलाइटिस और जो रोटावायरस है ये रोटेट करती हैं, किसी स्टेट्स में अवेलेबल हैं और किसी स्टेट्स में अवेलेबल नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है।
अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप जो भी होगा सभी को टिक मार्क करेंगे, ठीक है। हो गया ये सभी का। नेक्स्ट एक और लिखो, पैसिफिक आइलैंड फोरम। पैसिफिक आइलैंड फोरम, पैसिफिक आइलैंड फोरम। ये लिखो, इट वॉज फाउंडेड इन 1971। पैसिफिक आइलैंड फोरम लिखो, इट वॉज फाउंडेड इन 1971, राइट। It is the region's premier, it is the region's premier political, it is the region's premier political and economic policy organization. Region's premier political and economic policy organization, right? It comprises of 18 members. It comprises of 18 members. राइट। इंडिया एंड चाइना आर डायलॉग पार्टनर्स, इसके मेंबर्स नहीं है। इंडिया एंड चाइना आर डायलॉग पार्टनर्स, इवन यूएस भी लिख सकते हो आप। इंडिया, चाइना, यूएस आर डायलॉग पार्टनर्स। मतलब बेसिकली पॉलिसी कोऑपरेशन के लिए आपस में बात कर रहे हैं। एक और लिखो, अटल भुजल योजना, BHUJAL, लास्ट वन, अटल भुजल योजना, BHUJAL। लिखो इसके साथ, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, राइट। इट was launched in 80 districts of 7 states. It was launched in 80 districts of 7 states. ब्रैकेट में लिख लो, only water stressed areas, only water stressed areas। हाइफन डाल के लिख लो कौन कौन सी हैं वो स्टेट, वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज। हाइफन डाल के लिखो, गुजरात, हरियाणा, गुजरात, हरियाणा, कॉमा कर्नाटका, कॉमा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, कॉमा महाराष्ट्र, कॉमा राजस्थान, एंड उत्तर प्रदेश, एंड उत्तर प्रदेश। फॉर 5-year period, for 5-year period, 5-year period, that is 2020 to 2025, 2020 to 2025। नेक्स्ट लाइन में लिखो, द एम इज टू प्रमोट, द एम इज टू प्रमोट, प्रमोट वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। So that is it with respect to your today's current affair class. So we will meet next weekend. कहाँ आ सकते हैं? रिवर्स, ओके, इम्पोर्टेंट है वो करेंगे आप। वाटर स्ट्रेस गवर्नमेंट की होगा कुछ ना कुछ, ऐसे नहीं है पूरे यूपी के अंदर नहीं होगा ये, सिर्फ वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत है जहाँ पे पानी, जैसे बुंदेलखंड रीजन है, ठीक है, दैट इज द वाटर स्ट्रेस्ड एरिया, तो वहां पे चलेगी ये। जहाँ पे बेसिकली ऊपर, जहाँ पे बेसिकली पानी की अवेलेबिलिटी है वहां पे नहीं चलाई जाएगी, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया।